नमस्कार, मैं हूं उमाकांत बोहरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग, जवाहर चौक, भोपाल। मित्रों, वर्तमान परिस्थितियां और भी गंभीर होती जा रही हैं। कोरोना जो एक महामारी है, इससे न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आने वाला समय कैसा होगा, इसके लिए मैंने आपको एक कोरोना चैलेंज दिया था। तो आपको उसमें 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9039560092 पर भेजना था। ये 31 तारीख का लास्ट डेट है। आप इस पर अपना वीडियो बनाकर जरूर भेजें। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोरोना की जो महामारी है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही एक तारीख से जो नई गाइडलाइन जारी की जानी है, उसमें सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, अर्थात सुझाव। मैं आपको आज सुझाव देने वाला हूं, बताने वाला हूं सरकार को कि सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि इस संकटपूर्ण घड़ी से न केवल देश बल्कि आम जनता भी इससे निपट सके। जब ये कोरोना महामारी आई, तब सरकार के पास में दो विकल्प थे। एक तो था कि अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए और इस महामारी को फैलने दिया जाए और हेल्थ फैसिलिटी में सुधार करके और इस पर कंट्रोल किया जाए, जैसा अमेरिका ने किया। आज 17 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं वहां पर। मृतकों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में है। इसी तरह कई यूरोपीय देशों ने इस तरीके के प्रयोग किए, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है वो गए। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा तरीका होता है जिसमें किसी वायरस को इतना फैलाया जाता है ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाए और वो वायरस अपने आप खत्म हो जाए। ये एक तरीका है इन महामारियों से निपटने का। दूसरा जो रास्ता था, दूसरे रास्ते में जो है आप लॉकडाउन करिए और लॉकडाउन करने के बाद जो है धीरे धीरे करके इस संक्रमण की जो चेन है, उस चेन को ब्रेक कर दिया जाए और ब्रेक करके और इस महामारी को कंट्रोल किया जाए। सरकार ने दूसरा विकल्प चुना, लॉकडाउन किया गया। 1, 2, 3 और 4, चौथा लॉकडाउन समापन की ओर है। कल 31 तारीख अंतिम दिन है पॉइंट 4 लॉकडाउन का। परंतु हमें क्या हासिल हुआ? 1 से लेकर 4 तक जितने भी लॉकडाउन थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कारण जो है सरकार ने आवश्यक चीज़ों की जो है दुकानें चालू रखी और कुछ बद इंतजामी के कारण भी जो है ये देखने को मिला कि लॉकडाउन फेल रहे। बड़ी मात्रा में प्रवसन हुआ मजदूरों का। तो जिस उद्देश्य से लॉकडाउन किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया और इसी कारण से जो है नई समस्याओं ने जन्म लिया और एक श्रृंखला जो है चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को किस तरह से चौपट किया, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। लॉकडाउन करने से आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक दबाव बढ़ा और रोजगार में बड़ी मात्रा में कमी आ गई। छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन के कार्य थे वो अचानक रुक गए। छोटी दुकानें, दिहाड़ी मजदूर वाले, खोपचे वाले, दुकान, रोड के किनारे दुकान लगाने वाले, इनके आजीविका पर संकट आया। इनके पास जमा पूंजी ज्यादा नहीं होती और इसी वजह से इनका अपने घरौंदे से दूर, कहीं दूर क्षेत्र में जो नौकरियां कर रहे थे, जो अपनी आजीविका से परिवार चला रहे थे, उनको वहां से रवानगी डालनी पड़ी। लॉकडाउन के चलते परिवहन के साधन बंद थे और आजीविका पर संकट था। अगर वो कोरोना की महामारी से बच जाते तो भूख से मर जाते और इसी वजह से ये प्रवसन आरंभ हुआ। अब ये प्रवसन जो है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ज्यादातर हुआ।
ये गांव के लोग ही थे जो बड़े शहरों में जा कर के अपने रोजगार के साधन तलाश रहे थे। अब क्या होगा, बड़ी मात्रा में ये प्रवसन गांवों की तरफ हुआ है, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि होगी, इसलिए कृषि भूमि पर दबाव आ जाएगा। अब कृषि भूमि पर दबाव आएगा तो निश्चित रूप से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, और ये खाद्यान्न संकट देश को भुखमरी की ओर ले जा सकता है। एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जिसके पास 2 वक्त के खाने के लिए खाना नहीं होगा। धीरे धीरे जो लोअर मिडिल क्लास है वो बीपीएल श्रेणी की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। एक जो बड़ा वर्ग है उस बड़े वर्ग के पास ही जो है धन रहेगा, और निचला वर्ग जो है वो धीरे धीरे करके गरीब होता चला जाएगा। परिणाम, मांग में कमी आएगी। हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है डिमांड। हम एक बहुत बड़ा मार्केट हैं और उस मार्केट में कमी आएगी। कमी आने से निश्चित रूप से जो हमारी कई यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके उत्पादन में भी कमी आएगी। कार नहीं बिकेंगी, टीवी नहीं बिकेगी, कारें, फ्रिज नहीं बिकेंगे, मोबाइल्स नहीं बिकेंगे। तो ये यूनिट जो यहाँ पर चल रही है और उनकी जो सहायक इंडस्ट्रीज हैं, जो उनके विक्रेता हैं, निश्चित रूप से उन सब का रोजगार छिन जाएगा। कई यूनिटों पे तालाबंदी होने का संकट आ जाएगा। उसमें काम करने वाले जो युवक हैं, जो वहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उनकी आजीविका पर भी संकट आ जाएगा। वो बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरियों में छटनी शुरू हो जाएगी। कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिमांड ना होने की वजह से अपनी नौकरी, हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। क्या होगा, जो लोग बेरोजगार होंगे उनके पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो एक बार फिर मांग में कमी आएगी, एक बड़ा वर्ग गरीब हो जाएगा। और जब मांग में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले जो टैक्सेस हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। सरकार को मिलने वाले टैक्सों में कमी से सरकार द्वारा गरीब जनता और देश के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, बच्चियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो योजनाएं निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। उन योजनाओं के चलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, संकटपूर्ण स्थिति है। सरकार के पास एक विकल्प आ जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा एकमात्र विकल्प, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक इस तरीके का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अगर विषम परिस्थिति आती है तो 360 का प्रयोग करना होगा। इसके अंतर्गत, इसके तहत सारे सरकारी अमले, सभी सरकारी नौकरियां करने वाले लोगों की तनख्वाह में भारी कटौती होगी। इसके अतिरिक्त वहां से पैसे की बचत करके देश को चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आम जनता भुखमरी की स्थिति में अराजकता का शिकार हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएंगे, क्योंकि कानून तब तक है जब तक कि लोगों का पेट भरा हुआ है। पेट खाली होगा, लोग सड़क पर आएंगे, लूट, हत्या और अन्य जघन्य किस्म के अपराध जो है वो जन्म ले लेंगे। ये सब अराजकता के माहौल में होगा। परंतु भय के कारण जो है स्थिति, अब देखिए, अगर अब दबाव पड़ा तो दबाव के चलते मार्केट खोलना पड़ेगा, जैसा कि अभी परिस्थितियां बन रही हैं। बाजार खुलेगा तो अब जो जनता है ये दुकानों तक जाएगी या नहीं जाएगी, इसमें भी संशय है। अभी मैंने छत्तीसगढ़ की एक न्यूज़ सुनी जिसमें उन्होंने बताया कि दूध विक्रेताओं ने दूध बहा करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। कारण, मिठाई की दुकानें खुल गई हैं लेकिन मिठाई लेने कोई नहीं आ रहा है। कारण दो है, एक तो भय, संक्रमण का भय है, दूसरा कि लोग अपनी फैसिलिटी, अपनी सुविधा के लिए, अपनी विलासिता के लिए अब खर्चा नहीं करना चाहते।
वो केवल आजीविका चलाने वाले जरूरत की चीजें ही खरीदना चाहते हैं। अब वो विलासिता की चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो डिमांड को कम करती है, जो एक महामंदी का संकेत है, जो महामंदी की ओर देश को ले जा रही है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, सरकार करे तो करे क्या। अगर लॉकडाउन खोलते हैं तो महामारी, और महामारी के चलते जो है जो पेशेंट्स की संख्या है वो हजारों में, फिर लाखों में, और लाख होते होते हो सकता है करोड़ों में पहुंच जाए। उस स्थिति में क्या हमारे देश में इतनी हेल्थ फैसिलिटी है कि हम उन लोगों को बचा सकेंगे या उनको हम सुविधाएं दे पाएंगे? असंभव। मृतकों की संख्या अकल्पनीय होगी। इसके विपरीत यदि नहीं खोलते हैं तो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। लोग जो है महामारी से मरे न मरे, लेकिन भूखमरी से मरना शुरू हो जाएंगे। स्थिति बड़ी असमंजस की है। इस स्थिति में मैं अपनी तरफ से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सुझावों में मेरा पहला सुझाव है, प्रधानमंत्री जी को स्वयं अपने देश के नाम के संबोधन में ये बताना होगा कि कोरोना से भय मुक्त होकर के सतर्कता के साथ में संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से अब संचालित की जाएं। इस बीच आप हेल्थ फैसिलिटी पर विशेष ध्यान दें और जो है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, क्योंकि आज नहीं तो कल लॉकडाउन तो पूर्णतः खोलना ही होगा। दूसरी बात है, जो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं लाइक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम या इस तरह के प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों को एक बार पुनः स्टार्ट किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। बड़े डैम या बड़ी और भी जो परियोजनाएं चल रही थीं, जो बीमारी के चलते अभी रोक दी गई हैं, इन्हें न केवल दोबारा से शुरू किया जाए, बल्कि यदि कोई नए बड़े भारी प्रोजेक्ट हैं तो इन्हें फिर से लागू किया। इसे बिग पुश थ्योरी कहा जाता है इकोनॉमी में, कि मंद होती अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। तीसरी बात है कि दबाव दूर करने के लिए सरकार अपनी ओर से कुछ गवर्नमेंट जॉब भी अनाउंस कर सकती है, रेलवे में या पुलिस महकमे में, हेल्थ सेक्टर में, जहां लोगों की जरूरत है, आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में जो है नौकरियां की घोषणाएं कर सकती है सरकार। चौथी बात, बड़ी अहम बात है, मौजूदा परिस्थितियों में जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटलों का उस ड्यूरेशन के लिए, जब तक कि महामारी को कंट्रोल नहीं कर लिया जाता, उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और उनमें फिर इलाज किया जाना चाहिए। अभी भारी भरकम रकम सरकार द्वारा उन बड़ी हॉस्पिटल्स को दी जा रही है। वह रकम बचेगी तो उसका उपयोग सरकार गरीबों के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए कर सकती है। एक और बात, पांचवा सुझाव है कि अनावश्यक सरकारी विभाग जिनका इस महामारी संकट काल में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, उन सरकारी नौकरों और अधिकारियों को जो पेमेंट दिया जा रहा है, उस पेमेंट में 75% तक कटौती की जा सकती है और उन्हें 25 से 35% पेमेंट के साथ उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाए। नेक्स्ट जो सुझाव है कि रुपयों के अलावा आम जो गरीब जनता है, उस जनता तक खाद्यान्न पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रणाली को डाला जाए, अर्थात एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाए जिसमें गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचना सुनिश्चित हो सके। एक और अहम बात सुझाव है कि जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग को इस कार्य में लगाया जा सकता है। इन्हें एज अ वॉलेंटियर
इस काम में लगाया जाए कि सरकारी योजनाओं को किस तरह से हम गरीब जनता तक पहुंचा सकते हैं। इससे जो निराश होता युवा है इसको एक आधार मिलेगा और साथ ही ये व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। सरकार का खाली होता जो खजाना है इसे भरने के लिए एक और सुझाव है। सुझाव ये है कि इस लॉकडाउन कंडीशन में ऐसे प्रॉफिट वाले बिजनेस जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लाइक हेल्थ सेक्टर, मेडिकल स्टोर से लेकर के दवाई बनाने वाली कंपनियां, दूसरा ग्रोसरी जिसमें किराने के सामान आते हैं, तीसरा संचार कम्युनिकेशन, चाहे वो टीवी चैनल्स हों या फिर टेलीकॉम सर्विसेज हों, इन पर भी कोई प्रभाव नहीं आया। इन ऐसे सेक्टर्स को चिन्हित किया जाए और उन सेक्टर से अतिरिक्त मात्रा में करों की वसूली की जा सकती है, क्योंकि ये वो सेक्टर रहे जिन पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं आया। लॉकडाउन के बाद भी ये फायदे में चले। इसके अलावा मेरा अंतिम सुझाव ये है कि हमारी देश की 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। किसान वर्ग के लिए सरकार को नए तरह से सोचना होगा, नए तरीके से सोचना होगा। एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है जिसमें भूमि सुधार किए जाएं, किसानों को नई तकनीकी से किस तरह से फसलें उगाई जा सकती हैं इस बारे में दोबारा सोच करके और फिर नए सिरे से कार्यक्रम चलाए जाएं, और जो उत्पादन होता है इसके स्टोरेज, इसकी खरीदी और फिर इसके वितरण और आम जनता तक इसकी पहुंच, इन सब के बारे में फिर से नई योजनाओं को बनाया जाए, पुरानी योजनाओं में सुधार किए जाएं। जिस तरह से सरकार जिस तरह से कार्य चलता था उस कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। सरकार को दृढ़ फैसले लेने होंगे, बिना दबाव के फैसले लेने होंगे। मित्रों, चाहे केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें हों, विषम परिस्थिति में आम जनता की भलाई के लिए कड़े से कड़े फैसले ले। मित्रों, ये 10 सुझाव जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं, इन सुझावों पर आप भी गौर करिए और अतिरिक्त कोई सुझाव हो तो उन सुझावों को इसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर और इसके कमेंट बॉक्स में हमें भेजें। ये वो समस्या है जिस पर हमें और आप सबको विचार करना होगा। आलोचना से हट करके हम क्या कर सकते हैं इस बात पर सोचना होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ज्ञान सार्थक लगा रहा हो, ज्ञानवर्धक लग रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, लिंक भेजें और आप हमारा उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आपके उत्साहवर्धन से ही हम अच्छे से अच्छा बोलने और करने का प्रयास करते हैं।